नमस्कार मेरे साथियों। मैं आज बहुत ही मार्मिक हृदय को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मानव का नेचर, स्वभाव, जिसको आप धर्म कहते हैं, ये उनके हृदय से किस तरह पैदा होता है, क्यों पैदा होता है। एक नेचर दूसरे नेचर से मेल नहीं खाता है। इसका कारण है साहित्य का प्रभाव, समाज का प्रभाव, उनके संगत का प्रभाव और जो विचारों से वो विचारीकरण हुआ है। जिन समाजों से वो समाजीकरण हुआ है, उसका प्रभाव सब मिलकर के मनुष्य के जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो मानव जिस तरह के समाज में रहता है, उसी तरह के उनका विचार भी बनता है और उनका टेम्परामेंट भी उसी ढंग का होता है। आप जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य यह दिखाता है कि उस समय का सिस्टम क्या था, सोसाइटी क्या था, कस्टम क्या था, जीने का तौर तरीका क्या था, वो समाज किस तरह के जीवन से संघर्ष कर रहा था। इन तमाम चीजों की जानकारी हमें साहित्य के माध्यम से मिलता है। उसी साहित्य काल में जो जन्म लेता है, उसी ढंग का उनका संस्कार होता है, विचार होता है, रहन सहन होता है। तो जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी, वैसा विचारों का आप एक्सेप्ट करेंगे और उन्हीं विचारों का मॉडल तैयार करके नए पीढ़ियों को आप देने की कोशिश करेंगे। समझ गए ना? तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के संगत ही उसके जीवन में रंगत लाता है। जैसी संगति होगी, जैसी संगत आपको होगी, उसी ढंग का आप युग का निर्माण करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे, अपने आप के जीवन का निर्माण करेंगे। आज भीमराव अंबेडकर महान दलितों का मसीहा आधुनिक भारत में उभर करके आया, क्योंकि उस समय समाज में जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों का संघर्ष उनको झेलना पड़ा। उस तरह के सिस्टम से उनको लड़ना पड़ा, उस तरह के विचारों से वो ग्रसित हुए और उस सिस्टम से लड़ करके मनुष्य का सही अस्तित्व क्या होता है, मानव का सही जीवन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, मानव जीवन में जो कठिनाइयां हुई, उन कठिनाई का सामना उनको भी करना पड़ा, उस सिस्टम के सामना उनको भी करना पड़ा, उनको भी सहन करना पड़ा। उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, पाखंडवाद का व्यवस्था से उनको लड़ना पड़ा और उनके ऊपर भी बीता, जिसके कारण उस समाज का अध्ययन काफी उस तरह के युग करवा दिया।
उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन को परखा, गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन को परखा, महात्मा कबीर के जीवन दर्शन को उन्होंने देखा, ज्योतिबा फुले का जीवन दर्शन को देखा, फातिमा बीवी का दर्शन को देखा, सावित्रीबाई फुले का उन्होंने जीवन में अध्ययन किया, उनके दर्द को उन साहित्य के माध्यम से समझा, सोचा, विचारा कि इनको समाज में किस तरह सताया गया, किस तरह इनको भावनाओं के ऊपर घात किया गया। इन तमाम चीजों का उनके ऊपर प्रभाव आया। तब जाकर के दलितों के स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया, दलित बस्तियों में जाकर के दर्शन किया, पढ़ा, अध्ययन किया। तब उनके जीवन में एक हुंकार पैदा हुआ, दलितों का उत्थान, गरीबों का उत्थान, अस्पृश्य समाज का उत्थान कैसे होगा, समाज में जो कुरीतियां है उन कुरीतियों को सफाया कैसे किया जाएगा, एक पाश्विक जिंदगी जीने वाले मानव को हमको मानवता का सही रूप तक कैसे पहुंचाना है। इन तमाम चीजों का अवलोकन किया। ऐसे ही नहीं, महान विश्व के महान हस्ती के रूप में भीमराव अंबेडकर जी उभर करके आधुनिक भारत को जन्म दिया। जीवन के इनको सही पढ़ा जाए, भीमराव अंबेडकर ही आधुनिक भारत है। आज जो आधुनिक भारत देख रहे हैं और ये पश्चिमी सभ्यता, पूर्वी सभ्यता, इन तमाम सभ्यताओं का एक नया मॉडल, नया स्वरूप जो ढांचा तैयार करके दिए भारतीय संस्कृति को, वो देने वाला भी धरती पर नहीं आ पाएगा। मनुष्य का कल्याण यदि देखना हो तो अंबेडकरवादी युग नहीं देखा जा सकता है। मनुष्य जो जैसा सोचेगा, जिस तरह की इच्छा उनके दिलो दिमाग में आएगा, वो संघर्ष के बदौलत, अपने योग्यता के बदौलत वो ले सकता है। लेकिन आज भी द्वंद्वात्मक विचारधारा से लड़ाई करना पड़ रहा है भारतीय संस्कृति को। एक तरफ मनोवादी विचारधारा, दूसरी तरफ सामंतवादी विचारधारा और एक तरफ अंबेडकरवादी विचारधारा। इन तमाम विचारधाराओं का, विचारों का संघर्ष हो रहा है। यही जीवन है मनुष्य का, संघर्षों से लड़ना और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ति करना, यही सिस्टम है। तो सिस्टम से हर मनुष्य को लड़ना पड़ेगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। संशय और पाखंडवाद विचारधाराओं से, ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठ करके अब मानव का कल्याण कैसे होगा, इन तरह के विचारों को जन्म देना मानव का परम कर्तव्य बन गया है। आज के दौर में न कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था किसी के ऊपर थोप सकता है, न मनुवादी व्यवस्था थोप सकता है। वो 1950 में ही अंबेडकर जी ने संविधान की ताकत से खत्म कर चुका है। आज जाति पाति भेदभाव सब खत्म हो चुका है 1950 में। इसका दंश, मनुवादी दंश, सामंतवादी दंश और ब्राह्मणीकरण का जो समाज आज भी है, उसका दंश तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। आज देख रहे हैं कि अपग्रेड हो रहे हैं। चलिए, मैं अंबेडकर जी के विचारों को
और अंबेडकर जी के संघर्षों के बारे में थोड़ा परिचय दे दूं। देखिए, अंबेडकर जी जीवन में सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध के किताब से काफी प्रेरित हुए, कबीर के किताब से काफी प्रेरित हुए, कबीरों के दर्शन से काफी प्रेरित हुए। बाद में आकर के 18वीं शताब्दी में ये ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित हुए और उनका गुरु भी बने। मार्गदर्शन भी उन्हीं के माध्यम से इनको मिला। तो जैसा गुरु वैसा चेला होगा ही। और ये पश्चिमी सभ्यता से भी ओतप्रोत थे। ऐसी बात नहीं थी कि दलित समाज में जन्म लिया और पश्चिमी सभ्यता से अवगत नहीं हो। ये पूर्णतः पश्चिमी सभ्यताओं से अवगत थे। मैट्रिकुलेशन तक इनको पढ़ने में किसी तरह का तो कठिनाई नहीं हुआ, लेकिन जाति व्यवस्था, ऊंच नीच वेद व्यवस्थाओं का दंश तो उनको काफी सहना पड़ा, क्योंकि उस समय का समाज ही सिस्टम ने ही मनवादी इसी ढंग से दिया था। उन्हीं के संविधान से हमारे भारत का रूपरेखा तैयार हुआ था, तो उनको तो झेलना था। वो मनवादी अपने ढंग से संविधान को दिया, ऊंच नीच भेदभाव, पाखंडवादी व्यवस्था और स्वार्थी व्यवस्था ला करके रख दिया। मनुष्य को जानवरों के समान कई कैटेगोरियों में बांट करके रख दिया। तो उन ताकतों से तो लड़ना ही पड़ा था, छुआछूत से तो लड़ना ही था, क्योंकि उस समय का समाज ही इसी ढंग का था। लेकिन मैट्रिकुलेशन तक उनको आर्थिक स्थिति अच्छे ढंग से था, इकोनॉमिक स्टेटस काफी अच्छा था उस समय के लिए, क्योंकि उनका दादा ही आर्मी चीफ ऑफिसर थे, पिता भी आर्मी का चीफ ऑफिसर थे। तो दिक्कत होना सवाल पैदा नहीं होता है। दलित में भी एक अच्छा जीवन जीने के लायक थे, इसीलिए वो शिक्षा ग्रहण कर पाए। अन्यथा बहुत दलित था उस समय का, कहां से पढ़ता, क्योंकि उस तरह का व्यवस्था नहीं था। दिक्कत हुआ मैट्रिकुलेशन के बाद, थोड़ा दिक्कत हुआ, किसी तरह ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट के बाद जब अच्छी शिक्षा के लिए विदेश जाने का उन्होंने अपने आप में अनुभव किया, उच्च शिक्षा के लिए, तो वहां पर ही आर्थिक तंगी देखने को मिला। चलिए मैं आगे अपने विचारों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा मानव अपने जीवन में संगति करता है और जिस मानव का अनुसरण करता है, जिस मानव महामानव के विचारों से वो प्रेरित होता है, उसी ढंग का उनका टेम्परामेंट बन जाता है। आचरण सबसे बड़ी चीज है, किसका आप आचरण करने का आदी है, आपके टेम्परामेंट, आपके मिजाजों पर डिपेंड करता है। समझिए ना, टेम्परामेंट ये सब हुआ, मिजाज हिंदी शब्द हो गया, थोड़ा समझिए, बोल देते हैं लैंग्वेज में टेम्परामेंट और मिजाज एक ही है। तो उस तरह का टेम्परामेंट बन जाता है। आप बहुत से उदाहरणों से आप अपने आप को अनुभव कर सकते हैं कि जैसी संगत, जैसा जिसका संगत होता है उसी के अनुसार, और जिसके साथ जो रहता है उसका कुछ न कुछ प्रभाव जीवन में होता ही है मनुष्य का। तो नारायण के समान आचरण करने वाला मनुष्य एक दिन नारायण बन ही जाता है। मानव मात्र में समता और अपेक्षा के दर्शन करने वाला
व्यक्ति स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो ही जाता है। माधव के पद पर पद चिन्हों के अनुसरण करने वाला राधा, करने वाली जो राधा जी थी, वो स्वयं माधव स्वरूप बन गई थी। हैं? तो भीमराव अंबेडकर महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन किया और वो बोधित्व को प्राप्ति नहीं करे, ये संभव है? ये लगता है कि उनको प्रभाव नहीं डालेगा। वो भगवान बुद्ध के दर्शन को जीवन में साकार रूप दिया, क्योंकि उनका जीवन दर्शन वो काफी गहन अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर अंततोगत्वा बोधित्व को प्राप्त कर लिए। समझ गए ना? और मानव मात्र की सेवा में अपने को समर्पित करने वाला व्यक्तित्व दलित, दुखियों, शोषितों और पीड़ितों की दर्द भरी मुख भाषा को अमर स्वरूप प्रदान करने वाला महामानव समाज में कभी कभी ही अवतरित होते हैं। और वह जन मानस में परमेश्वर की भांति आराध्य बन जाता है, वो आराध्य बन जाता है। तो आप किस क्षेत्र में आपका झुकाव है, इसका मतलब उस क्षेत्र का आपने गहन अध्ययन किया है जीवन में, इसीलिए झुकाव है, उस पर पकड़ है, और जीवन में उसी क्षेत्र में अपने आप को छलांग मारना चाहिए। जीवन में परचम लहराना है तो जिस विषय में, जिस दिशा में आपने काफी बचपन से अध्ययन किया है, वो उत्तरार्ध काल में उसी में फना हो जाइए, आपका जीवन परचम लहराएगा। इसी शब्दों को रहीम जी ने बड़ी बेहतरीन ढंग से सजाने की कोशिश किया है। क्या कहा है? दिन सवन को लखत है, दिन सवन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु संग होए। तो जैसा आपने संगति किया है, जिस तरह के विचारों को आपने जन्म दिया है, उसी के मापदंड के अनुसार आपको समाज देखना चाहता है और देखता भी है। अंबेडकर जी उन्हीं प्रतिभाओं में से थे, समझ गए ना? इनका जन्म अनुसूचित जाति के एक निर्धन परिवार, उस समय के लिए तो निर्धन थे नहीं, लेकिन जिस समय पश्चिमी सभ्यता का दबदबा था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दबदबा था, उस समय के लिए ये निर्धन ही थे, क्योंकि इनका बहुमुखी प्रतिभा जो था वो विश्व स्तर पर जाने के लिए ललायित था, लेकिन उस स्तर पर जाने के लिए उस तरह का सिस्टम नहीं मिला था। और वो उनकी जो हुंकार थी, आत्माओं की आवाज थी, वो ललकार रहा था, और उस तरह का व्यवस्था नहीं था। तो उस प्रतिभा को वहां तक पहुंचाने के लिए उनके पास तो व्यवस्था ऐसे था नहीं, तो उस स्थिति के लिए वो निर्धन ही थे, समझ गया ना? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महाराष्ट्र के मऊ छावनी में इनका जन्म हुआ था।
वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। मेधावी छात्र अंबेडकर ने 1960 में मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया। उसी समय मैट्रिक का एग्जाम दिया, उसी समय उनको शादी के बंधन में, दो दिलों के बंधन में उनके माता पिता, उनका समाज बांध दिया। देखिए, उस समय की व्यवस्था ही उसी ढंग का था। बाल विवाह काफी चरम सीमा पर था, प्रचलित था। तो सिस्टम के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, समाज के खिलाफ बंधन में तो बंधना था, और अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका परिवार भी उसी मानसिकता से ग्रसित था। तो ये क्या करते? तो 1907 में ही मैट्रिक का एग्जाम दिए और इनका विवाह रामाबाई, स्वजातीय थी, रामाबाई के साथ बंधन में बंध गए। समझ गए ना? 1912 में 5 वर्षों के बाद 1912 में ये बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर गए। बीए परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद इनको बहुत समस्या खड़ा हो गया। समझ गए ना? उच्च शिक्षा के लिए ललायत अंबेडकर के मन में जो मन को जो बोल रहा था, वो मन से बहुत दुखी हो रहे थे। जब बीए कर गए ना 1912 में, तो उनके सामने एक चुनौती आ गई, समस्या खड़ा हो गया कि आखिर हम उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। उसी वक्त देखिए, प्रकृति ने उनको महान हस्ती के रूप में जन्म दिया था। जिस समय दलित समाज आह की आवाज से करा रहा था, पता न प्रकृति को क्या दिखाई दिया कि गरीबों के आवाज सुन गए और महामानव के रूप में उनको प्रकृति ने देखना चाहा। देखिए संजोग कि 1912 में बीए पास किए, उनके सामने चुनौतियां आ गई अर्थव्यवस्था की, आर्थिक तंगी की। तो क्या प्रकृति ने रचा, क्या संजोग दिया कि बड़ौदा के नरेश इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, आर्थिक जरूरत था, आर्थिक व्यवस्था कमजोर था, रुपए पैसा के कमी था। तो बड़ौदा के नरेश उनको सहायता करने के लिए खड़ा हो गया। बड़ौदा नरेश जो थे वो खड़ा हो गए और 1913 में बड़ौदा नरेश के द्वारा उच्च शिक्षा पाने के लिए, उच्च अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए और अमेरिका, लंदन तथा जर्मनी में रहकर उन्होंने अपना अध्ययन को पूरा किया, कठोर संघर्ष किया, काफी मेहनत किए, जी तोड़ मेहनत किए और 1913 तक उन्होंने एमए, पीएचडी और बैरिस्टर, बार ए लॉ जो होता है ना, वो बन चुके थे 1913 तक। अब चलिए इनका इतिहास आगे देखिए। 1913 के बाद इनका जीवन संघर्षों के साथ बीतना शुरू हो गया। 1913 के
बाद असली जीवन का दर्शन इन्होंने करना शुरू कर दिया। 1913 के बाद 13 से लेकर के और 23 के बीच जीवन को अध्ययन करने के लिए और तमाम विश्व की दृष्टि पटल पर लाने के लिए काफी संघर्ष किया। पूरे विश्व को ज्ञान 10 साल के अंदर कूट कूट करके भर लिया। पूरे सभ्यता संस्कृति से रूबरू हो गए और संसार से लड़ने के लिए ताकतवर हथियार को अपना लिए, जो हथियार था शिक्षा। 1923 तक सारे डिग्रियां को उन्होंने हासिल कर लिया और 1923 के बाद जो संघर्षों से उनको जूझना पड़ा, लड़ना पड़ा, उस समय सामाजिक व्यवस्था से जो टकरार हुआ, उस टकरार में बिरले मानव ही लड़ सकता था। आज हम सब अध्ययन करते हैं, देखते हैं समाज में घूम करके, आज इस व्यवस्था से ये कमजोर जात को बना देता है आरक्षण के आधार पर, वो सिस्टम से लड़ नहीं पाता है। आज भी मनवादी व्यवस्था, मनवादी मानसिक कीड़ा सब जो है वो दलितों के प्रति बहुत से अपनी ताकत के बदौलत दबाने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं सह पाता है। सोचिए उस दौर में, जिस दौर में 100 में 100% उसी का बोलबाला था, उस परिस्थितियों से वो किस तरह लड़ा होगा। एक दलित बाप का, दलित समाज का बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों का मसीहा उभरा। 1923 से 1931 तक का समय जो था वो काफी संघर्षों से भरा हुआ था उनका जीवन। अंबेडकर के लिए संघर्ष एवं अभ्युदय का समय था, समझिए ना। दलित वर्ग का नेतृत्व करने वाला मात्र इकलौता डॉक्टर अंबेडकर प्रथम नेता के रूप में उभरे। इन्होंने मूक नामक पत्रिका लिखा, अपनी मानसिकता के आधार पर मूक नामक पत्रिका लिखा और प्रकाशन भी करवाया। अपने हार्ट से कंपोज किया हुआ विचारों को उस मूक पत्रिका में रखा और दलितों में डॉक्टर अंबेडकर के विचार इतना प्रभाव डाला, इतना प्रभाव डाला और पूर्ण आस्थाओं के साथ भीमराव अंबेडकर के विचारों से उस समय के दलितों ने जुड़ना शुरू कर दिया। उस समय के दलित समाज जो था, पिछड़ा वर्ग था, जो मनोवादी व्यवस्था से पर दलित समाज सब जो था वो सामाजिक व्यवस्था से गिरा हुआ था, वो सब काफी प्रभावित हुआ मुख्य पत्रिका पढ़ करके। वो अंबेडकर जी आत्माओं की आवाज को उनमें उड़ेल दिया था, आत्माओं के विचार को उड़ेल दिया था, जिसके कारण दलितों पर काफी प्रभाव पड़ा और उस विचारों को पढ़ करके उस समय के दलित दीवाना हो गया अंबेडकर जी का और उसी मुख्य पत्रिका में काफी प्रसिद्धि मिली। तब वो गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है, राउंड कॉन्फ्रेंस, ये लंदन में भाग लेकर इन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक चुनाव पद्धति और विशेष मांगे अंग्रेज से किया। अंग्रेज शासन उस समय था, ब्रिटिश इंडिया था, उसे स्वीकार भी करवा लिया। देखिए, ये मनवादी ताकतों से नहीं लड़ा, इस सिस्टम से लड़ता तो यहीं तक सिमट करके रह जाता। डायरेक्ट उस समय
अंग्रेज के साथ अपने प्रस्ताव को रखा। ये तो उस समय दलितों का मसीहा बन चुका था, दलितों का मेन हीरो बन चुके थे। अपने प्रभाव, अपने ज्ञान, अपने कौशल विकास के कारण, वो अपने कौशलता के कारण पिछड़ी वर्ग में, दलित समाज में दलितों का मसीहा बन चुका था। उनके अलावा किसी को विचार काम नहीं करता था। कितनों दलितों को समझा दिया जाता, जब अंबेडकर आते तभी यस और नो होता था। इस तरह के विचारों से प्रभावित कर दिया था जनता को। समझ गए ना? तो अंग्रेज शासन से पृथक चुनाव पद्धति स्वीकार करवा लिया। और दलितों के लिए उनका कहना था, वो दलितों के लिए नारा भी लगाया था। क्या नारा लगाया था? कि शिक्षित बनो। उस समय का नारा था, 1931-32 का ये नारा था। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये बाबा साहब का नारा था। सबों को बीच में जाकर के ये क्या करते थे? जागृत करते थे। सबों को इस तरह के विचारों से जगाते थे। समाज में इस तरह के विचारों को उड़ेलते थे। समझ गए? बाबा साहब अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को महार में चौबदार तालाब सत्याग्रह किया था। चौबदार तालाब जो था वो सत्याग्रह किया था। ये महार चौबदार था, वो महाराष्ट्र में है। समझे ना? बढ़ती हुई ख्याति से शक्ति अर्जन करते हुए 2 मार्च 1920 को डॉक्टर अंबेडकर ने नासिक मंदिर प्रवेश का आंदोलन प्रारंभ किया था। दलितों, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के अधिकार दिलाने के लिए दलित, पिछड़ी, अनुसूचित जाति जिसको समाज में कोई स्थान ही नहीं था, उसको अधिकार दिलाने के लिए 6 दिसंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस परिषद में भाग लेने के लिए वो लंदन चले गए थे। लंदन में जाकर के 15 अगस्त 1931 को द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने गए थे। पहली बार जो गए थे 6 दिसंबर 1930 को, और द्वितीय बार जो गए थे वो 15 अगस्त 1931 को, जो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था। कहां? लंदन में। उसमें भी वो प्रेजेंट थे। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा, तर्क और शक्ति और कुशाग्रता से प्रभावित अंग्रेजों ने जब उनका भाषण सुना, क्रांतिकारी भाषण, क्रांतिकारी विचारधाराओं को अंग्रेजी में जब वो भाषण दिए और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न स्टाइल में जो अंग्रेज को इतना प्रभावित किए, इतना प्रभावित किए कि अंत में 24 सितंबर 1932 को पूना में एक ऐतिहासिक फैक्ट किया। ऐतिहासिक फैक्ट मतलब समझते हैं ना? समझौता, जो पूना फैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज हम पूना फैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना फैक्ट के नाम से हम जानते हैं। 27 मई 1935 में क्या संयोग था? देखिए क्या विपत्ति आने वाला था इनके ऊपर। ये नहीं जान पाए थे, ये नहीं सोचे थे कि ऐसा भी होगा। वो दलितों के संघर्ष के लिए पूरी ताकत लगा चुके थे, तन मन धन से वो समर्पित थे।
और उस तरह के क्रांति विचार जो उनमें था वो साफ उड़ेल देना चाहते थे और एकाएक दलितों के अधिकार को लड़कर करके समाज में एक रूपता समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए उनके पूरी एनर्जी काम कर रहा था। उस वक्त देखिए विपत्ति कैसे आता है, समझ गए ना, कैसे विपत्ति आता है उनके जीवन में झकझोरने वाली। 27 मई 1935 देखिए क्या मोड़ लाता है इनके जीवन को। 27 मई 1935 को इनकी पत्नी को देहांत हो गया। अब बताइए इनका दिल क्या कहता होगा, इनकी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, सोचने वाली बात है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में कुछ और इनके बारे में इसका छूटा हुआ भाग मैं देने का कोशिश करूंगा, आपके सामने विचारों को रखूंगा। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।